हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के साथ हम वीडियो एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपका नीचे पैराग्राफ दिया गया है। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होने या बना दिया जाना। तो ये आपका पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। तो ऑप्शन है अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेकारी की समस्या या महंगाई की समस्या। तो पैराग्राफ में बोला ही गया है कि बेकारी की समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। ऑप्शन है नैतिक ज्ञान, हिंदी ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान। तो जो आज की शिक्षा प्रणाली है आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देने। तो आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली या राजनीतिक प्रणाली। तो जो आपकी बेकारी की समस्या है उसका एकमात्र कारण क्या है, आपकी शिक्षा प्रणाली ही बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम ही होगा जो अशिक्षित वर्ग होता है वही हमेशा काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अशिक्षित वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 1 से 4 तक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संशोधन में उपसर्ग है। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा बाद में लगते हैं। तो संशोधन में उपसर्ग है, ऑप्शन दिए गए शन, शम, शम या शर्म। तो आपका संशोधन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, शम उपसर्ग हो जाएगा। शम और माँ में हलंत लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है करण, संबंध, अधिकरण या अपादान। तो करण का क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, करण से या के साथ। अपादान का होता है से अलगाव के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का चिन्ह होता है का, की, के और अधिकरण का होता है मैं, पे, पर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, तोता डाली पर बैठा है। पर किसका चिन्ह होगा, अधिकरण का होगा आपके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन है धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। तो हमेशा किसी भी शब्द का अगर आपको लिंग पहचानना हो तो उस शब्द के पहले या तो आप विशेषण का प्रयोग कर लीजिए या फिर आप उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। तो इसमें कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, आपका जो संध्या है, जैसे बोला जाता है संध्या हो रही है या सांझ हो रही है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी संध्या बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया का शब्द बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया। इसमें क्या लग जाता है, चंद्र बिंदु लग जाता है। बहुवचन में क्या लग जाता है, चंद्र बिंदु। तो चिड़िया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनंत, तो अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस अंत। अन में हलंत भी लगेगी तो अन प्लस अंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत शब्द का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष् प्लस प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, दुष् प्लस प्रकृति, दुष्प्र प्लस कृति। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दुह प्लस प्रकृति। क्योंकि ये जो आपका दुष्प्रकृति है ये आपके किस संधि का उदाहरण है, ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपका दुह प्लस प्रकृति जो आपकी विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाएंगी तो आपका दुष्प्रकृति शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 है, नील गाय में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधार या द्वंद्व समास। तो आपका नील गाय यानी कि नीली गाय,
तो नीला शब्द क्या है, विशेषण है, और गाय आपकी विशेष है। तो विशेषण और विशेष वाला समास कौन सा होता है, आपका कर्मधार समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधार समास नील गाय में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु समास, द्वंद्व या फिर कर्मधार। तो त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाला, तो द्विगु समास में क्या बोला जाता है कि आपका प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो 3 भुजाओं वाला, 3 क्या है, संख्यावाची शब्द है। तो आपका त्रिभुज जो हो जाएगा इसका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर। तो जो आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो किस शब्द में हुआ है, पराजय में हुआ है, परा प्लस जय, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें आपके आशीर्वाद लिखा गया है, 4 तरीके से लिखा गया, आपको पहचानना है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आशीर्वाद लिखा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए या मेरी प्राण निकल गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्राण शब्द होता है वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्राण निकल गए, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, मेरे प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं अनिल, अनल, मारुत या पवन। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा ये गया है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो हवा का पर्यायवाची नहीं हो वही आपको बताना है। तो जो आपका अनल शब्द है ये आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके आग का पर्यायवाची। अनल किसका पर्यायवाची है, अग्नि का या फिर आग का पर्यायवाची है, तो ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको इसमें भी नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अरविंद, सतदल, सरसिज या फिर अमेय। तो अरविंद भी आपका कमल का है, सतदल भी, सरसिज, ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची है, लेकिन जो अमेय है ऑप्शन नंबर डी, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अतिभिज्ञ। तो जो अनभिज्ञ का विलोम होता है वो क्या होता है, अभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि का क्या विलोम हो जाएगा, व्यष्टि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक वाक्य है। एक शब्द बताना है। ऑप्शन है अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। इसके लिए एक वाक्य होगा अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्रीय, अजय, जलचर या फिर जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो आपका इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घड़ी में तोला और घड़ी में माशा। ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही नाजुक मिजाज। ऑप्शन नंबर बी है डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो इसका जो सही अर्थ होगा, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका क्या होगा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना, इसका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। ऑप्शन है साइकिल की चैन की बांसुरी बजाकर बजाना। ऑप्शन बी
मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना। तो जो आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो जो आपकी हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है आपकी काव्य भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, यानी कि सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हिंदी में जो आत्मकथा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, छ वर्ण किसके संयोग से बनता है? जो आपका छ वर्ण होता है वो किसके संयोग से बनता है? का प्लस शा, का प्लस चा, का प्लस छा या का प्लस शा। तो आपका जो छा वर्ण है वो हमेशा का प्लस और जो षटकोण वाला शा होता है इसके संयोग से बनता है, तो का प्लस शा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर कंठ। तो आपको मालूम ही होगा कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण होता है तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से और ता वर्ग का आपके दंत से और पा वर्ग का आपका ओठ से होता है। तो आपका जो चा वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चा और छा का उच्चारण स्थान तालु होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, वीभत्स रस या अद्भुत रस। तो आपका जो जुगुप्सा है उसका स्थायी भाव किससे संबंधित है? वीभत्स रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऑप्शन है करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस या फिर वियोग श्रृंगार रस। तो आपका जो पंक्ति दी गई है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें आपका कौन सा रस प्रकट हो रहा है? तो वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। इसमें आपका कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस भी समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास कहलाता है? आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर या फिर कबीरदास। तो जो कामायनी आपकी रचयिता है, महाकाव्य है, वो किसकी है? आपकी जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, उपमा, श्लेष या मानवीकरण। तो आपका 32 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण आपका अलंकार इसमें है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, में अलंकार बताइए। ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर श्लेष। तो 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। यानी कि इन वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन है वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है,
पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अनि, अन, या फिर दानी। तो मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है आपका, तो दानी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसमें, मच्छर प्लस दानी, तो मच्छरदानी में दानी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताइए। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, या फिर सत्य प्लस आग्रह। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो आपका जो तिलक शब्द है वो किस प्रकार का है, आपका तत्सम शब्द है। 38 है। फूल का तत्सम है, ये फूल शब्द का आपका तत्सम बताना है। तो पुष्प, पुष्प, प्रसून या फिर सुमन। तो फूल का तत्सम शब्द क्या होता है, पुष्प होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्प का तद्भव क्या होता है, फूल। क्वेश्चन नंबर 39 है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का ... स्वयं में बड़ा काम है। प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन या फिर संगठन। तो 39 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आयोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई या कुछ, ये किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो कोई आ रहा है, किसी की निश्चितता नहीं बताई जा रही है, तो कोई आ रहा है ये फिर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो प्राचीन शब्द जो है वो आपका गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट आपके 42 से 43 तक इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। तो ये आपको देख लेने हैं, आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है। आपको इसमें बताना है, निपुण किया जाता है। इसका सही जो ऑप्शन होगा 42 का वो कौन सा होगा, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या लावा की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना। यानी कि आपको उचित क्रम में मतलब वाक्य को सही क्रम में लगाना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सही क्या हो जाएंगे, आप देख लीजिए। 42 का सबसे पहले क्या आएगा, के मामले में महिला आयोग। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो इसका जो 42 का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वा या ला। पहले आपका वा आएगा, फिर या, फिर रा और फिर रा। इस तरीके से आपका वाक्य का क्रम बनेगा। इसी तरह 43 भी आपको देखना है। 43 है सामाजिक जीवन में। तो इसको भी आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा या, ला, रा, वा। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवरजॉयड, इसका शुद्ध अनुवाद चुनना है।
ऑप्शन है मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, या फिर मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो आई वॉज ओवरजॉयड का जो शुद्ध अनुवाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवरजॉयड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें इच्छा जताई जा रही है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। तो पर 12 उर्वशी, सुन राध के सुजान, तू मोहन की उर्वशी, कह है उर्वशी समान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। जिहि सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद पूछा गया है, कौन सा छंद होगा? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, बरवे या फिर रोला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। इसमें आपको सोरठा छंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 है। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या फिर ये सभी। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दोहा, रोला और चौपाई ये तीनों ही आपके मात्रिक छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें गलत ऑप्शन चुनना है, जो गलत है, जो गलत विशेषता बताई गई है उसको चुनना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति कभी नहीं होती, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है, जबकि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास ये तीनों ही भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपका पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।